आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा, आप देख रहे हैं समग्र चेतना। आज हमारे साथ मंगलेश्वर श्रीवास्तव जी सीधे नीदरलैंड से जुड़े हुए हैं। मंगलेश्वर श्रीवास्तव जी के बारे में अगर बताएं तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। आपने प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया, सरकारी इंटर कॉलेज से आपने इंटर किया और उसके बाद बीटेक करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद आप विदेश गए। बड़ा दिलचस्प आपका जर्नी रही और हम आपसे पूरी जर्नी आपको सभी दर्शकों को साझा करेंगे और दिखाएंगे कि जो लोग तोहमत लगाते हैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद मिलता क्या है। असल मायने में देखिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद, अध्ययन करने के बाद भी, हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद भी विदेशों में अपने काम और अपनी मेहनत के बलबूते पर आज कितने बड़ा मुकाम हासिल किया है उन्होंने। मंगलेश्वर जी, आपका समग्र चेतना पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें कि आप क्या करते हैं और बेसिकली आपकी जो इंजीनियरिंग में जो स्पेसिफिकेशन क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद समग्र चेतना के मंच पर बुलाने के लिए सुयश मिश्रा जी, आपका आभार। मैं अपने बारे में ये बताना चाहूंगा। आपने पूछा कि मेरा प्रोफेशन क्या है, तो मैं इस समय बतौर वरिष्ठ वैज्ञानिक एक चिप डिजाइन इंडस्ट्री में काम करता हूं, जहां मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टीम में हूं। और जो आपकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके कंपोनेंट आते हैं, आपका कंप्यूटर से लेके गेम कंसोल से लेके जितने भी सेंसर इंटरफेस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से लेके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के, उनका हम चिप डिजाइन करते हैं। मेरी जो डिग्री है वो बैचलर्स की डिग्री है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में और भारत से, और मास्टर्स की डिग्री है जर्मनी से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो सिस्टम में। बड़ा दिलचस्प है। आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से, आपने छोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की, उसके बाद इतना लंबा सफर आप और एक छोटे से गांव से कैसे मैनेज कर पाए, और हिंदी मीडियम से आप थे, थोड़ा सा बताइए। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो बहुत घबराते हैं कि कैसे हो पाएगा, और आपने तो 3 लैंग्वेज सीख ली। बहुत ज्यादा आयु भी आपकी अभी नहीं लगती। जी हाँ, धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। आपके मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम के छात्रों को निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव के होने के नाते ये अपने आप में चैलेंजेस थे। बट वही कहा जाता है कि जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तब तक आप निखरते नहीं है। गांव के होने के नाते मुझे भी हमेशा ये लगता था कि हमारी परिस्थितियां बहुत कठिन है, क्योंकि आपको समाज, जिस समाज में मैं तो 2000 की बात कर रहा हूं, अभी भी वैसा समाज है जहां पे गांव के होने के नाते आपको लोग आपकी वेशभूषा, आप जिस भाषा को बोलते हैं, मैं भोजपुरी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो भोजपुरी हमारी भाषा थी नेटिव, तो उससे लोग आपका हमेशा जजमेंट किया करते हैं। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में रह के मैंने केवल अनवरत अपना प्रयास जारी रखा, बहुत लोगों को सुना, लेकिन करने में थोड़ी अपनी जिद थी। ये था कि जब हमारे भारत जैसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग, जहां पे मैं मुंशी प्रेमचंद्र और छोटे जो हमारे यहाँ के राइटर्स थे, जो हमारे भारतवर्ष के, जिन लोगों, स्वामी विवेकानंद से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, जब इन लोगों के जीवन के पढ़ा कि नहीं, एक छोटे से जगह से ये लोग ऐसा कर सकते, तो हमारी तो उम्र है, हम सीख सकते हैं। बस यही था कि सीखने की लगन थी, जिसको मैंने कभी छोड़ा नहीं, और उसी की वजह से जितनी भी परिस्थितियां आती गई उनको मैं अपने समकक्ष, अपने अनुसार मैं उसको ढालता चला गया। मैंने इंटरमीडिएट किया जीआईसी सुल्तानपुर से, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से, जहां पे आपको पता है कि स्थिति क्या होती है कि पढ़ाई से लेके पढ़ाई की कक्षाएं नहीं चलती हैं। लेकिन ये सब भी सोचना गलत था कि जैसे सरकारी स्कूलों को पोर्ट्रे किया जाता है। मैं इस बार भी कह देता हूं, भले मैंने 2005 में इंटरमीडिएट किया और उस समय स्थितियां थोड़ी खराब थी, नहीं था, लेकिन ये मैं नहीं कहना चाहूंगा कि मेरे शिक्षकों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि हम 10 ही बच्चे रहते थे तो उनको आना पड़ता था हमें पढ़ाने के लिए। और सरकारी स्कूल के नहीं होने का था, आपको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जब आपको सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो इसका मतलब आपको सोचना पड़ता है। तो मुझे काफी सोचना पड़ा कि दूसरी तरह से, जहां पे हमारे पैसे न लगे,
क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो हम कैसे इस चीज को लगे। तो वही चैलेंजेस को फेस करने के लिए मैंने छोटी सी कोई जगह से अपनी जो ज्ञान की सामग्री होती है उसको जुटाना शुरू किया, और तब समझ में आया कि ऐसे लोग मिलते चले गए। जेल में जब आप किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं तो कहता है प्रकृति भी आपका साथ देती है, तो ऐसे लोग मिलते चले गए जिन्होंने मुझे बताना शुरू किया। ऐसे लोग कम है, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। फिर बीटेक किया, बीटेक करने के बाद उस दौरान मैंने अंग्रेजी सीखी, जो कि बहुत अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे पक हुआ, क्योंकि 2 साल जॉब किया। कितना समय लगा इंग्लिश सीखने में, कितना समय लगा, जरूर बताइए छात्रों को। मैं आपको इसमें एक दिलचस्प जरूर बताना चाहूंगा। इंग्लिश नहीं, मैं जर्मन भाषा की बात करता हूं। मैं जर्मन भाषा मैंने सीखी, जो कि एकदम नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी तो आप भारतवर्ष में आप जाएंगे तो आप पार्ले जी भी खरीदने जाएंगे तो वहां पे भी आपको अंग्रेजी वर्ड ही बोला जाता है। तो एक बचपन से आपका अंग्रेजी के साथ राबता रहता है। लेकिन जो चैलेंज आया, तो अंग्रेजी सीखने में मुझे, जो आप कहना चाहते हैं 8 से 10 साल 12 साल परिपक्व होने में लगे, उसको प्रोफेशनली राइट करने में, रीड करने में और लिखने में। लेकिन जर्मन भाषा के साथ ये चांस थोड़ा कम मिला। जर्मन भाषा थोड़ी कठिन भी है। जब मैंने एडमिशन लिया जर्मनी में, मेरा हुआ वहां के वन ऑफ द टॉप नॉच कॉलेजेस में। भले मैंने बीटेक के बाद जी, बीटेक तो मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया था, लेकिन उम्मीद यही थी कि कभी न कभी एक ऐसी जगह पे जाना है जहां पे इंजीनियरिंग का पूल हो। तो परीक्षाएं जीआरई देने के बाद मेरा, थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, बीटेक जब आपने प्राइवेट स्कूल में किया, पहले आप थोड़ा सा अपने गांव का भी नाम बता दीजिए कि जौनपुर के किस गांव से हैं और क्या पृष्ठभूमि है आपकी। जी, तो जौनपुर के मछली शहर तहसील का एक गांव है जमालपुर, पिन कोड 222143 जो हमारे पिन कोड पे आता था। तो मैं वहां से हूँ। हमारे गांव की आबादी लगभग 10 से 15 हजार के बीच में है। थोड़ा बड़ा गांव है, क्योंकि 12 मौजूद का बना हुआ गांव है, तो बड़ा गांव है। आप नगर पंचायत हो जाएगा। जी, और मैं वहां से हूँ एकदम, जिसे कहिए कि भोजपुरी क्षेत्र से बिलोंग करता हुआ जौनपुर का, वहां पे जहां पे परिस्थितियां 2098 में याद है कि हम दिया, जब आप मिट्टी के तेल के लिए, या केरोसिन जिसे बोलते थे, गांव में मिट्टी के तेल बोलते थे, केरोसिन के लिए जब आप लाइन लगाते थे, सुबह आती थी, तो वो वहां से था। जब 18 घंटे या 3 एक जमाना उत्तर प्रदेश का ऐसा रहा है जहां पे 3 दिन बिजली आती थी, 3 दिन नहीं आती थी। तो हमारे लिए पढ़ाई की अपने चैलेंजेस थे कि 3 दिन पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, तो 3 दिन रात में पढ़ना है जब बिजली आएगी। तो वहां से आने के बाद फिर जब मैं बीटेक में, मतलब वो तो हमारा बचपन वैसा बीता, संघर्षों से जीतता चला गया। फिर उसके बाद जब हम यहाँ बीटेक में आए, जहाँ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हमने बीटेक की, 4 साल का मेरा अध्ययन रहा। इसके मैं एक छात्रों को और भी टिप्स देना चाहूंगा इसमें, कि अध्ययन के दौरान भले मेरे मार्क, मैं वहां के टॉपर्स में नहीं था, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई में एक बात का हमेशा ध्यान रखा, लर्निंग बाय डूइंग, कि जो भी चीज आप सीखो वो करके सीखो। क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता, तो मुझे धान लगाना, खेती करना हम वहां सीख गए थे, क्योंकि आप वैसे वहां से होते हो। तो मेरी सोच में, किसान की सोच ये रहती कि भाई इसको करके देखो, होता है कि नहीं होता है। तो ये सोच जो मेरी थी वो आज भी मेरे अंदर है, और यही मुझे रिसर्च कहिए, वैज्ञानिक कहिए, इसी क्षेत्र में मुझे हमेशा आगे लगे। और यही स्टेप था जिससे मैं मोटिवेट हुआ बीटेक से मास्टर्स करने के लिए, जर्मनी में आने के लिए। और रही भाषा की बात, जहां तक थी, अंग्रेजी सीखने में 10 से 12 साल लगे पारंगत। लेकिन यहाँ पे एक बात और स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि भाषा एक केवल माध्यम है। जैसे आप साइंस या विज्ञान को समझने के लिए गणितीय इक्वेशंस, फॉर्मूला को समझते हैं, क्योंकि विज्ञान को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स इज ए टूल, ये एक भाषा है। तो भाषा को सीखने के लिए आपके लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। जब तक आप उसमें परपक्व होते हैं, तो इस स्तर तक सीखिए जहां तक आपका काम हो जाए। यही अप्रोच मैंने जर्मन भाषा को सीखने में रखी। यहां आया, हालांकि मेरा कोर्स अंग्रेजी में था, लेकिन जर्मनी में अपना काम करने के लिए, दिनचर्या करने के लिए, पार्ट टाइम काम के लिए जर्मन की आवश्यकता थी। 2 साल मैंने जर्मनी में रह के जर्मन सीखा। सड़क पे लोगों से बात करता था, तो लैंग्वेज सीखने की अपने तरीके होते हैं, सुनने, लिखने और बात करने से। लैंग्वेज को 3 तरह के माध्यम होते हैं, उनसे आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। मैं विविध भारती को सुनने वाला इंसान था, तो मैंने जर्मन रेडियो को हमेशा ट्यून करके अपने पास रखा कि कुछ ना कुछ कान में जाता रहेगा, और बाकी जो चीजें नहीं समझ में आती वो रोड पे बोलूंगा। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के नाते लड़कों के अंदर थोड़ा हिचक बहुत रहता है, वो काफी डरते हैं कि हमसे कोई क्या कहेगा।
तो सबसे पहले तो उस डर को निकालना है, क्योंकि जब आप फियरलेस बनते हैं, उस डर को निकालते हैं जिससे, क्योंकि जहां आपको लगता है कि हमें नहीं आता तो लोग क्या कहेंगे, ये सबसे पहले छोड़ने की बात है। उत्तर प्रदेश में होने के नाते इस दंश को मैंने बहुत सहा है, तो मैं, लेकिन जो भी हो, मैं उससे कहना यही चाहूंगा कि अपना ईगो और सब कुछ सरेंडर करके, जब, क्योंकि ज्ञान को लेना है तो आपको कुएं के पास जाना है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी बिगर पिक्चर में देखिए कि आप जाना कहां जाते हैं। और इन्हीं सब विचारों में, और जब मैंने महापुरुषों को अपने हिंदी, जितने भी हिंदी साहित्य में मैंने महापुरुषों को पढ़ा, सबने हमेशा प्रेरित करते रहे। किताबें आज भी, भले मैं यहाँ नीदरलैंड्स में रहता हूँ, लेकिन आज भी हिंदी की सारी किताबें मेरी पढ़ी हुई हैं, अभी भी मैं इनसे प्रेरणा लेता रहता हूँ। आपका एक दिलचस्प है कि आपका वो जब आप एमटेक के लिए आपने भरा था कि आपका कहीं और दूसरे देश में हुआ था, लेकिन आपको जर्मनी जाना पड़ा, कारण क्या था? जी, मेरा अमेरिका में भी हुआ था। अमेरिका की 3 यूनिवर्सिटीज में हुआ, मेरे पास ऑफर लेटर पड़े हुए हैं, और उसके बाद जर्मनी में भी हुआ। तो पैसे की तंगी थी। अमेरिका में मुझे 50% का स्कॉलरशिप मिला, लेकिन उसके बाद भी जो फीस वहां पे होती थी 15 से 20 लाख और देनी थी, वो हमारे पास नहीं हो पाई, तो मैंने जर्मनी चुना। रिकॉर्ड्स, एक चीज यहाँ पे और बताना चाहिए, जब अप्लाई किया था तो लोगों को ये लगा कि केवल अंक के बल पे आपको एडमिशन मिल जाता था, लेकिन जर्मनी में और यूएस में जहां भी मुझे एडमिशन मिला, मैंने अपने बीटेक के दौरान जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर, क्योंकि मैं कई रोबोटिक्स कंपटीशन में पार्ट लेने गया था, वहां मैंने रोबोट भी बनाए थे, हमारी टीम ने प्राइज भी जीता था, उन सब चीजों का काफी, एक कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मुझे फायदा मिला। मेरे अप्रोचेस को अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू हुआ उनका एडमिशन लेने के लिए, तो उन्होंने ये देखा कि हाँ, आपकी किसी भी प्रॉब्लम की, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि नहीं। इसलिए मैंने बार बार कहा कि जो भी छात्र क्षेत्र में लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स की वजह से मेरा ये आया, और वहां पे औसत, बहुत, मैं अपने आप को पहले तो इतना प्रतिभाशाली नहीं था, लेकिन औसत छात्र होते हुए भी अच्छे 70% से मेरे ऊपर नंबर थे। उसके साथ मैंने जो एक्स्ट्रा करिकुलर के एक्टिविटीज है, उसमें मेरा एडमिशन जर्मनी की टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुआ। जर्मनी में 9 टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से जैसे अपने आप के इंडिया का आईआईटी समझिए, उसमें से एक मेरा एडमिशन हुआ, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग। दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में भी आती है, और हमारी यूनिवर्सिटी जो जर्मनी थी, सबसे यंग 1968 में स्टेब्लिश हुई थी, लेकिन तब भी उसके पास 4 नोबेल प्राइजेस थे। हमारे वहां पहली बार जब मैं गया तो मैंने देखा कि मेरे प्रोफेसर जो पढ़ाने वाले हैं वो नोबेल प्राइज विनर थे, तो इट इटसेल्फ ए इंस्पिरेशन फॉर मी। तो फिर तब के बाद से जर्मनी में जहां मैं गया, वहां पे मेरा फीस नहीं लगा, जो आपने फाइनेंशियल कंडीशन लगी, क्योंकि आप जब वहां पे इस यूनिवर्सिटी में जब आप टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लेते हो मास्टर्स में, तो आपके एडमिशन इसी क्राइटेरिया होगा कि आपका पैसा नहीं लगता है। फिर वहां पे मैंने मेहनत करी, पार्ट टाइम जॉब करी, और मेरे अंक वहां पे अच्छे आए। मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी और करिकुलर एक्टिविटीज को देखते हुए जर्मनी में मुझे स्कॉलरशिप भी मिली वहां के गवर्नमेंट की तरफ से। फिर उन्होंने सपोर्ट किया मेरा एजुकेशन, और उसी की वजह से जर्मनी में मुझे मास्टर के दौरान, क्योंकि वहां पढ़ाई का जो तरीका है वो आपके अंदर अप्रोच डेवलप करना है, क्योंकि जर्मनी इंजीनियरिंग और साइंस का गढ़ माना जाता है। आपको बता दूं कि आज के इतिहास में जब से नोबेल प्राइज शुरू हुआ है, आज तक जर्मनी ने एक भी साल नोबेल प्राइज मिस नहीं किया है। ये बताता है कि उनके देश में इंजीनियरिंग और साइंस का लेवल क्या है। फिर वो मैं सीखा वहां पे, और जी हाँ, इसी तरह से मैं अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर पाया, और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता रहा। तो एक तो बड़ी चीज आपने बताई कि जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अभी स्टूडेंट आए हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और जिनकी इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं है, वो अभी से प्रिपेयर करें तो 4-5 सालों में वो आसानी से अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सरकारी प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, बस उनके अंदर एक अच्छी अप्रोच, अच्छी लगन होनी चाहिए, कुछ इनोवेशन करने की लगन होनी चाहिए, कुछ आविष्कार शोध करने की उनके अंदर लगन होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर वो आपकी तरह उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भविष्य में आने वाली है। मंगलेश्वर जी, चूंकि हिंदी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब हिंदी मीडियम से भी है, आप किसी इंटरव्यू देने के लिए कहीं भी गए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में गए, तो वहां पे अगर आपने हिंदी में अपने आंसर दिया, उत्तर दिया, तो बड़ा दूसरे दृष्टि से देखते हैं। आप तो भोजपुरी बेल्ट के थे, और आपने जब भोजपुरी शुरू कर दी होगी तो मतलब कैसे देखते लोग आपको, और कैसा
वो आपको किस दृष्टि से देखते थे और क्या मतलब कैसे जज करते हैं? हालांकि ये मैं मानता नहीं हूँ, मैं भी यही मानता हूँ कि भाषा तो एक माध्यम है, व्यक्ति कृतज्ञ कितना है, इंटेलिजेंट कितना है, उसकी अप्रोच कितनी अच्छी है, ये मायने रखता है, भाषा मायने नहीं रखती। लेकिन फिर भी भोजपुरी को किस तरह से देखा जाता था? जी देखिए, मैं विवेकानंद की एक लाइन से बहुत इंस्पायर हुआ था, जिसने मुझे हमेशा संबल दिया इस माहौल को झेलने के लिए भाषा के प्रति, कि इन माय कंट्री पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर कैरेक्टर, नॉट बाय देयर क्लोथ्स। तो हमारी पहचान, आइडेंटिटी जहां से हम वहीं से होती है। मैं दुनिया यहाँ पे 10 साल से यूरोप में रह सका हूँ, 32 कंट्रीज का मैंने ट्रेवल किया है, इजराइल भी, साउथ मिडिल ईस्ट में भी जा चुका हूँ। हर जगह मुझे पहचाना जाता हूं क्योंकि मैं एक भारतीय हूं, तो भाषा मेरी पहचान थी। इस चीज को अंदर ही अंदर मैं काफी समझता था, लेकिन हाँ, उस समाज में जहां हूं वहां पे भाषा, लोगों की समझ है कि भाषा से वो आपकी बुद्धिमत्ता का निर्णय करते हैं, जो कि एकदम गलत है। यहाँ यूरोप में, यहाँ की सोसाइटी में मुझे भाषा सीखना ज्यादा आसान लगा, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी में जर्मन जब नहीं बोल पाता था तो वो लोग मुझे हेल्प करते थे, बजाय आपको हे दृष्टि से दिखने, क्योंकि इसको नहीं आता है। वो हमेशा उन लोगों ने यहाँ की सोसाइटी में, जब भी लोगों से मैंने जर्मन या जो भी डच नई लैंग्वेज सीखी, बात करने की कोशिश करता हूं, कोई यहाँ पे मजाक नहीं बनाता, ना आपके ऊपर हंसता है, बल्कि वो इस बात को अप्रिशिएट करता है कि इसने कोशिश की है, हम इसका और हेल्प करेंगे ताकि ये इस भाषा को सीख जाए। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि भाषा आपको व्यक्त करने का एक माध्यम है। आप जहां से हैं वहां की लैंग्वेज, जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा आप अंग्रेजी कंट्री में बॉर्न हुए तो आपकी अंग्रेजी सबसे अच्छी होगी, लेकिन उससे आपकी बुद्धिमत्ता का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो इसीलिए जर्मनी, और जब यूरोप में आया तो यूरोप में ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यूरोप में हर आदमी 5-6 भाषाएं जानता है, क्योंकि यूरोप बहुत डाइवर्स है, एक तरह से बड़ा इंडिया है, तो हर आदमी जानता है और हर आदमी ये इस बात को समझता है कि भाषा जस्ट एक माध्यम है। मुझे यहाँ रिकॉग्नाइज किया जाता है मेरे टैलेंट की वजह से, कि जो मेरी सोच है, जो यहाँ की इंजीनियरिंग और यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट को मैं दे पा रहा हूं। तो मैं, जितने भी लोग इस दंश को झेल रहे हैं, और मैं समाज में, मैं इसके लिए लिखता भी रहता हूं, क्योंकि हिंदी में मैंने हमेशा जिस भी इंटरव्यू में या जहां पे भी मंच में, अंतरराष्ट्रीय मंचों पे मुझे प्रदर्शन करने का मौका मिला है, मैं हमेशा बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक हिंदी भाषी क्षेत्र से आया हूं, वो भी हिंदी भाषा में एक भोजपुरी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, जहां पे मैंने ये सीखा है, और वहां से मैंने 2-3 भाषाएं सीखी हैं, और इससे मुझे ये फायदा हुआ कि मैं अपने लोगों को अच्छे से समझ सकता हूं। क्योंकि जब तक आप भाषा नहीं समझेंगे, तब तक आप सामने वाले के विचार और व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते हैं।